So let's continue with the RNNs, and we have to discuss different types of RNNs. Uh, so there are different types of RNNs. Obviously, there has to be different types of RNNs to handle these kind of problems, because every problem comes with a different uh, problem inside it, right? So, for example, when we say sentiment classification, we have to get the values. uh, for example, we have to get multiple things as the input. One second, I'm going to write something here. Yeah, so we are inputting this whole sentence, and in the end we are giving only one output, 1 star or 2 star, whatever the number is, right? So in a way we are just writing 1 2 3 4 5. So different numbers will come, but only single output is there. So this is kind of many to one problem, because there are multiple things that are going in as the input into the RNN, right? There are multiple words. So giving the input of multiple words, having only single output, that means that this is a many to one problem. Similarly, if we discuss machine translation, there are multiple different words from one language and we are converting it into multiple words into another language. So this is many to many problem. Many words are the input and many words are the output. Many to many, right? And let's see similarly other things. So let me discuss. या सो मैनी टू मैनी में क्या हो रहा है, हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं और मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे हैं, ठीक है? मैनी टू मैनी वाला जो अभी हमने डिस्कस किया था। सो अगर मेरे मल्टीपल इनपुट्स हैं x1 x2 x3 ऐसे करके मल्टीपल अप टू xt, मेरे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं, and there will be corresponding multiple words as the output. It might be used for machine translation, it might be used for word to word translation, ठीक है? आप मतलब पूरी उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, उसको कुछ भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेनिंग कि आप किस टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हो। मैनी टू वन में सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन इज अ वेरी गुड एग्जांपल, बिकॉज वी हैव मल्टीपल वर्ड्स इन ए सेंटेंस एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू रेट इट, ठीक है? तो मल्टीपल इनपुट्स हैं x1 x2 ऐसे करके अप टू xt, बट ओनली वन आउटपुट इज देयर। यहाँ पे ऊपर का एरिया सारा खाली है, इट मीन्स नो मल्टीपल आउटपुट्स आर देयर, ओनली सिंगल आउटपुट इज देयर। सिमिलरली वन टू वन हो सकता है कि आप एक सिंगल वर्ड दो, उसका नेक्स्ट वर्ड ओनली, सिर्फ आपने एक ही वर्ड आउटपुट करवाना है उससे नेक्स्ट वर्ड, ठीक है? जैसे हम व्हाट्सएप चैट वगैरह देखते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास वन टू वन है। एक वर्ड लिखते हो, अगले वर्ड की प्रिडिक्शन सामने आ जाती है, ठीक है? म्यूजिक जनरेशन में क्या हो रहा है, म्यूजिक जनरेशन में आप एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हो। जैसे नॉर्मली भी होता है कि हमें कोई स्टार्टिंग की कोई साउंड, म्यूजिक साउंड हमें सुनती है, तो हम उसके बाद का गाना याद आ जाता है और हम गाने लग जाते हैं। तो सिमिलरली इन आर आर एन एन ऑल्सो, वन टू मेनी में ये वाला प्रॉब्लम क्वालिफाई करता है, दैट इफ वी हैव द स्टार्टिंग पॉइंट वी कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू वट एवर द सॉन्ग इज, ठीक है? तो ये म्यूजिक जनरेशन में वन टू मैनी वाला इज क्वालिफाइंग। मैनी टू मैनी एज मशीन ट्रांसलेशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आप या तो कर लो कि एक पूरे का पूरा आपने पैराग्राफ दे दिया इन वन लैंग्वेज, दिस इज लैंग्वेज वन, एंड आपने उसका आउटपुट करवाना है लैंग्वेज टू में। सो आप ट्रांसलेशन कर रहे हो पूरे डॉक्यूमेंट का, तो वो मैनी टू मैनी हो गया, ठीक है? एंड सो दीज आर द समरी ऑफ डिफरेंट आरएनएन्स। आप वन टू वन करोगे तो आपके पास सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। सिमिलरली वन टू मेनी मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट इज देयर एंड देन द प्रिडिक्शंस आर देयर, मल्टीपल प्रिडिक्शंस आर देयर। मैनी टू वन में क्या है, मल्टीपल इनपुट्स हैं और सिंगल आउटपुट है, ये वाला सेंटिमेंट एनालिसिस वाला सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन का हो गया। मैनी टू मैनी में क्या है, दैट वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट करते जा रहे हो, ठीक है? तो ये वाला हो गया मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में दो टाइप का हो गया, या तो आप वर्ड टू वर्ड कर लो, ठीक है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, या फिर आप पूरे का पूरा एक साथ भेज दो और उसके बाद उसका सिर्फ आउटपुट वाला आता रहेगा। सो मैनी टू मैनी में दो टाइप का हो गया। सो लैंग्वेज मॉडल एंड सीक्वेंस जनरेशन, लेट्स सी। अब इसमें क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अपने को स्पीच रिकॉग्निशन प्रॉब्लम दिया गया है एंड समवन इज सेइंग द एप्पल एंड पेयर सैलेड, ठीक है? अब वो पेयर कौन सा है, पी पी ए आई आर के पी ई ए आर,
दैट विल डिपेंड ऑन आर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि खाने की चीज़ है तो ये वाला आएगा, तो ये वाला तो नहीं आएगा, बट स्टिल जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोनाउंसिएशन अगर हमने कैलकुलेशन करना है तो वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट this combination has how much probability and this combination has how much probability. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसकी probability ज़्यादा है सेकंड वाले की, that's why PEAR आएगा in that speech recognition problem अगर आपने उसको solve करना है. Similarly, there are few cases जहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स नहीं पता, हमारी डिक्शनरी में नहीं है. फॉर एग्जांपल, आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस है, बट सपोज आपके पास ये सेंटेंस आया, आपने इसको मतलब ठीक से उसको जज कर लिया, ठीक है कि इसका मतलब समझ में आ रहा है, बट देन आवर मॉडल कैन नॉट अंडरस्टैंड इफ सम न्यू वर्ड कम्स अप. अगर MAU टाइप का कुछ नया वर्ड आ गया जो अपने डेटा सेट में नहीं है, तो हम उसको अननोन कैटेगरी में डाल देंगे, उसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है. एंड दिस थिंग विल बी गिवन सम पर्टिकुलर नंबर इन द डिक्शनरी. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1 से लेके 1000 तक वर्ड्स हैं, और अगर मेरे पास कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो मैं उसको 1001 नंबर दे दूंगा, एंड दैट विल बी क्वालिफाइड एज अननोन, ठीक है. तो ये वो चीज़ है कि आप 1 to 1000 के लिए नंबरिंग कर लोगे, जो हम वन हॉट एंड कोडिंग में कर रहे थे, बट few words which are not there, that will be given unknown number. सो यहाँ पे लॉस कैलकुलेशन करा गया, देखते हैं क्या हो रहा है. So initially, for example, we have RNN model in which we are giving the input, जहाँ पे हमने starting point 0 वेक्टर दे दिया. आफ्टर दैट सम थिंग्स विल कम अप. अब उसमें क्या है कि हमारी डिक्शनरी के हिसाब से सपोज देयर इज ए एरन, कैट्स बीच में आया, ऐसे करके कुछ जूलू एन तक जेड वाला आ गया. सिमिलरली कुछ प्रोबेबिलिटी इनकी भी होगी, यूएन के अननोन वाले की और ईओएस एंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है. तो हर चीज की प्रोबेबिलिटी अपनी अपनी है डिपेंडिंग ऑन वट एवर द प्रोबेबिलिटी इज. एंड यहाँ पे हम कौन सी प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं. सो वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एवरेज, अगर वर्ड एवरेज है, गिवन दैट द कैट्स इज ऑलरेडी देयर. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है यहाँ पे, हर बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी हुई है. सो इनिशियली वट एवर द स्टार्टिंग पॉइंट इज, आप वर्ड प्रिडिक्शन करते जाओ डिपेंडिंग ऑन वट एवर द प्रोबेबिलिटी इज. प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरेज गिवन कैट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट वर्ड गिवन कैट्स एवरेज, ठीक है. ऐसे करके हम नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते चले जाएंगे. सो द सेंटेंस वुड बी कैट्स एवरेज 15 आवर्स ऑफ स्लीप अ डे. तो ऐसे करके ये गिवन सेंटेंस है. तो बेस्ड ऑन दिस सेंटेंस हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है, कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन हो रही है, it is depending on the dictionary and how the sentences are there in the data set, ठीक है. कितने सेंटेंस हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है. सो नए बेस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में भी हल्का फुल्का ऐसा ही होता है दैट वी आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड्स इन ए गिवन सेंटेंस. तो हल्का सा वो वाला है, बट यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखना है. एंड the RNN will unfold like this, that given whatever the previous sentences, आपको अगला वर्ड करना है. अब जैसे कैट्स एवरेज आ गया तो अगला 15 आना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे 15 आएगा, या फिर कैट्स एवरेज 15 गिवन है तो आर्स आएगा, या फिर इतना 4 वर्ड्स का सेंटेंस गिवन है तो ऑफ आएगा. तो हर बार हमें इस चीज का ध्यान रखना है. एंड RNN वर्क्स लाइक दिस ओवर द टाइम. एंड लेट्स सी, फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे ट्रेनिंग में ये गिवन है दैट वी हैव x1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y1 हैट अपना आउटपुट आ गया. सिमिलरली y1 आया तो y2 हैट आ गया. तो दिस एंगल ब्रैकेट में जो ये 1 2 3 लिखा है, दिस इज टाइम, ठीक है. ओवर द टाइम आपका क्या क्या सीक्वेंस जनरेट होता जा रहा है. एंड सैम्पलिंग में भी फिर आप यही सब करोगे. सो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट अलग होगा, आपने जिसके ऊपर टेस्ट करना है या सैंपल जनरेट करना है वो आप कर सकते हो यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट, सैम्पलिंग ए सीक्वेंस फ्रॉम ए ट्रेन्ड RNN. तो डिपेंडिंग ऑन वट एवर योर होल ऑफ द डेटा सेट इज, आप नया अपना प्रिडिक्शन कर सकते हो. एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ प्रिडिक्शन ऑल्सो. अभी तक हम कर रहे थे पीछे वर्ड लेवल प्रिडिक्शन, जैसे कैट्स एवरेज 15 आवर्स स्लीप, है ना. तो वो था पूरा पूरा वर्ड्स आ रहे थे हमारे पास. अब यहाँ पे अगर करेक्टर लेवल पे हमने प्रिडिक्शन करना है कि अगला करेक्टर कौन सा होगा, इन दैट वोकेबुलरी विल बी क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू आवर डिक्शनरी, ठीक है. डिक्शनरी में तो किसी भी तरह का वर्ड हो सकता है,
पर हमारे करेक्टर्स तो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। स्काई कोड में देर आर टोटल 256 करेक्टर्स, या फिर यूनिकोड में 65,000 समथिंग होता है। तो लिमिटेड है कंपेयर टू आर डिक्शनरीज विच आर वर्ड बेस्ड, ठीक है। तो अगर हम करेक्टर बेस्ड प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम उसमें भी RNN विल वर्क सेम, ठीक है। ओवर द टाइम वो करेक्टर लेवल पे प्रिडिक्शन करेगा कि सी के बाद ए आएगा, फिर टी आएगा तो कैट बन जाएगा, है ना। तो ऐसे करके डिपेंडिंग ऑन द यूज केस आप कैसे जनरेट कर रहे हो, RNN द वर्किंग विल बी सेम, बट यहाँ पे अब हमारी वोकेबलरी अपडेट हो गई है, क्वाइट स्मॉल वोकेबलरी कंपेयर टू द डिक्शनरी। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसा जनरेट करना है, इन द लैब वी विल बी वर्किंग अराउंड द शेक्सपियर टेक्स्ट, बट सपोज किसी ने न्यूज़ जनरेशन पे करना है काम, तो आपकी वो कैब चेंज हो जाएगी, आपका राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RNN टू हैंडल, ठीक है। तो ट्रेनिंग, जब हम कहते हैं कि हम RNN ट्रेन कर रहे हैं, RNN ट्रेन इसी चीज़ पे हो रहा है कि आपका वो कैब क्या है, आप किस टाइप से लिख रहे हो। You can compare that news article versus Shakespeare text is totally different. तो हमारा मॉडल अलग लेवल पे ट्रेन हो रहा है। द मॉर्टल मून हैथ हर eclipse इन लव, तो मतलब ही नहीं समझ आ रहा, ठीक है। बट वर्सेस न्यूज, प्रेसिडेंट एनरिक पेना नीटू अनाउंस्ड दिस सल्क फॉर्मर कमिंग फुटबॉल लैंगटन पेयरिंग, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ रहा है कंपेयर टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। आई वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड सेड दिस पर्सन, तो ये न्यूज़ वाला फिर भी समझ में आ रहा है, बट RNN के लिए तो न्यूज़ और शेक्सपियर दोनों बराबर हैं, ठीक है। क्योंकि वो जीरो से शुरू कर रहा है, उसकी कोई वोकैब नहीं है, बैक एंड पे उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती। RNN हैज़ टू वर्क डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट गिवन टू इट। अब डिस्कशन करते हैं अराउंड द वैनिशिंग ग्रेडियंट, बिकॉज वैनिशिंग ग्रेडियंट इज ए वेरी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम इन डीप लर्निंग। अगर आप CNN में भी कर रहे हो या फिर आप RNN में कर रहे हो, आप हर बार क्या कर रहे हो, मल्टीपल लेयर्स में से निकल रहे हो, ठीक है। आप ओवर द टाइम जनरेशन कर रहे हो, तो आप एक ग्रेडियंट नाम की चीज़ कैलकुलेट करते हो, और ग्रेडियंट आपका ओवर द टाइम कम होता चले जाता है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, सपोज 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.5, तो वो नंबर उतना ही छोटा होता चले जाएगा। तो वैनिशिंग का मतलब ये है कि जब आप उसको कर रहे हो मल्टीप्लाई ओवर द टाइम, तो ग्रेडियंट हमारा वैनिश हो जाता है, ठीक है। वो 0.000 ऐसे कुछ बन जाएगा एंड में जाता जाता, तो वो खत्म ना हो जाए, इसलिए हम वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। एंड दैट कैन बी डन इजिली यूजिंग LSTM एंड GRU, एंड देयर आर अदर मेथड्स आल्सो। कुछ लोग इसको रेलू से भी सॉल्व करते हैं, rectified linear unit. So there are multiple techniques to handle the vanishing gradient problem. हम डिस्कशन करेंगे इन डिटेल LSTM एंड GRU. सो vanishing gradient का मतलब ही ये है दैट ओवर द टाइम आपका या तो वो नंबर बहुत छोटा हो जाएगा, 0 पॉइंट वाला मल्टीप्लाई होके 0.0000 कुछ बन जाएगा, वर्सेस अगर आपने रेलू लगा दिया ज़्यादा बार। अब ये भी होता है कि आपने रेलू लगा दिया सपोज, एंड रेलू का एक प्रॉपर्टी होता है दैट द नंबर इज मैक्स ऑफ 0 कॉमा वट एवर द नंबर इज, सपोज फंक्शन ऑफ x जो भी हमारा नंबर था। तो सपोज मेरा वो नंबर पॉजिटिव नंबर आ गया, तो वो हर बार क्या करेगा, मैक्स ऑफ 0 कॉमा अगर 1000 है या 10,000 है, कोई भी बड़ा नंबर आ गया, तो वो बड़ा करता चला जाएगा ओवर द टाइम, वो नंबर मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड उस चीज़ को हम फिर एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, ठीक है। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का मतलब है कि वो नंबर बहुत बड़ा हो गया, वर्सेस वैनिशिंग ग्रेडियंट का मतलब है कि नंबर बहुत छोटा हो गया, नियरली जीरो हो गया। तो हमें दोनों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा रेलू भी नहीं लगाना कि हमारा नंबर बहुत बड़ा हो गया, ये एक्सप्लोड ही कर गया, नंबर हमारा बहुत बड़ा मल्टीप्लाई फैक्टर बन जाएगा, एंड दैट विल हैम्पर माय ट्रेनिंग प्रोसेस। तो हमें ग्रेडियंट क्लिपिंग भी करनी पड़ सकती है। ग्रेडियंट क्लिपिंग का मतलब यही होता है कि आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से लेके चलो, ठीक है। आप नंबर को बहुत बड़ा मत करो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए वी विल डिस्कस फर्स्ट GRU। अब GRU हो सकता है तुमने सुना हो, इट इज़ क्वाइट फेमस, GRU एंड LSTM। GRU होता है गेटेड रेकरेंट यूनिट, LSTM इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इफ़ यू पीपल आर वर्किंग ऑन कैपस्टोन और आपका हल्का फुल्का टेक्स्ट में काम है, तो आप क्या करोगे कि आप LSTM के बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, यू विल फाइंड LSTM इन मैनी रिसर्च पेपर्स। LSTM came around 1997, but this GRU came around 2014। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। इसमें there are 3 gates in LSTM, there are 2 gates
इन GRU। अब ये गेट्स वो नहीं है, एंड गेट और गेट वो वाला गेट नहीं है। इनफैक्ट इसमें होता है फॉरगेट गेट, अपडेट गेट, एंड देयर इज वन मोर, आउटपुट, इनपुट एंड फॉरगेट। ठीक है, ये तीन होते हैं, फॉरगेट, आउटपुट एंड इनपुट। तो सिमिलरली GRU में भी दो होते हैं, एक रीसेट होता है, ठीक है, एक और होता है अपडेट गेट होता है। तो इसको हम देखते हैं कैसे काम करता है, एंड वी विल बी वर्किंग विद दिस टू नाउ। सो पहले हम RNN की बात करते हैं। RNN में जनरली क्या होता था, RNN में देयर वाज द प्रीवियस इनपुट, करंट वर्ड हमारा जैसे XT आ गया, और हमारा प्रीवियस टाइम से कुछ हमारे पास एक्टिवेशन वैल्यू आई है। ठीक है, उन दोनों को यूज करके tan h को यूज करा जाएगा। एंड कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज द tan h एक्टिवेशन फंक्शन, इसकी लिमिटेशन क्या होती है? सिग्मॉइड का तो सबको पता है। सिग्मॉइड में क्या होता है? सिग्मॉइड में वी हैव 0 से 1, ठीक है, ऐसे करके 0 से 1 तक का होता है। एंड आप इसमें सपोज ऐसे ओरिजिन से निकल रहे हो तो ऐसे करके बना सकते हो कि 0.5 से निकलता हुआ, दिस विल बी सिग्मॉइड। कैन एनीवन टेल मी हाउ विल माय tan h एक्टिवेशन फंक्शन लुक लाइक? सब -1 to 1 वेरी करता है। हाँ, तो tan h में क्या हो रहा है? tan h में अपने पास चीज वही बन रही है, हम यहाँ पे -1 to 1 जा रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसे करके जाएगा, चीज वैसी है, बस -1 to 1 में है। सिग्मॉइड में 0 to 1 था। तो tan h यहाँ पे लगा हुआ है, तो tan h का मतलब है -1 to 1 का जो बाउंड्री है उसके हिसाब से वो वैल्यूज को प्रोसेस करेगा। ठीक है, एंड दिस इज माय tan h यहाँ पे G। दिस इज माय वेट मैट्रिक्स WA। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर AT, जो अपने जो हमारा प्रिडिक्शन आने वाला है उसके लिए वी विल बी यूजिंग दिस फार्मूला। We will be using AT-1 and XT both. We will be processing it through the tan h, and we are also adding the bias value BA। ठीक है, इन दिस केस ये बेसिक RNN था। अब GRU में देखने पे बड़ा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, पर है नहीं, ईजी है काफ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि जो मेरा, जब हम कहते हैं गेटेड रेकरेंट यूनिट, तो गेटेड का मतलब है ऐसे करके ये वाला सिंबल। ठीक है, यही गामा सिग्नल सिंबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दिस इज माय गामा सिंबल अपडेट गेट के लिए। ठीक है, तो ये गेटेड का मतलब है फॉर नाउ हम यहाँ पे अपडेट वाला लगा रहे हैं, रीसेट वाला भी आगे आएगा वो दिखा दूंगा, बट अगर अपडेट समझ में आ गया तो रीसेट वाला भी समझ में आ जाएगा। कर क्या रहे हैं हम, अपने पास प्रीवियस जो भी आर ए वैल्यू एंड द करंट वर्ड, हम उन दोनों को tan h से पास करके वी विल कैलकुलेट द सी टिल्डा हैट सी टिल्डा टी वैल्यू। ठीक है, एट दैट टाइम स्टैम्प टी। पैरेलली हम एक सिग्मॉइड से वैल्यू पास करवा देंगे अपडेट गेट की। सिग्मॉइड क्यों? देखो, अपडेट का मतलब है कि मुझे प्रीवियसली कितनी वैल्यू पास करनी है आगे, प्रीवियस चीज का कितना वेटेज है। ठीक है, तो ये देखो अपडेट वाला गामा यू इक्वल टू सिग्मॉइड फंक्शन एंड दिस WU weight of the update gate यूजिंग द CT-1 एंड XT। अगर ये डायग्राम याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये CT-1 और XT इन दोनों को यूज करा है, tan h वाला भी और सिग्मॉइड वाला भी। ठीक है, दोनों को। तो ये अंदर की चीज तो सेम है, CT-1 XT, CT-1 XT, एंड द वेट्स आर डिफरेंट, वेट ऑफ द C, वेट ऑफ द U, डिपेंडिंग ऑन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कि आप C टिल्डा ढूंढना चाह रहे हो या गामा यू निकालना चाह रहे हो, प्लस द बायस वैल्यू BC। अब ये वाला वैल्यू आपको कल ही बताया था दैट डिपेंडिंग ऑन हमारा कौन सा इधर करेक्टर है, U है या इधर जो हमारा सपोज C वैल्यू की बात हो रही है, तो उसी का बायस वैल्यू होगा BC और BU। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना समझना जरूरी था। उसके बाद अगर हमने अपडेट कर दिया, हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, फिर यहाँ पे हमारा कुछ प्रोसेस हो रहा है जो हम इन दोनों को जोड़ के कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वायलेट कलर से हाईलाइट किया हुआ है, एंड दिस वायलेट कलर ब्रैकेट इज हियर। ठीक है, उस ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है वो यहाँ पे बताया गया है, दैट यू आर डूइंग एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। आप CT हैट मतलब CT वाला, ये वाला सेकंड वाला, एंड U, इन दोनों को भी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हो, एंड 1 माइनस गामा U मल्टीप्लाई CT-1। आप इसमें से देखो क्या कर रहे हो। अपडेट क्या करता है? अपडेट करता है कि मुझे कितना पास करना है। अपडेट का मतलब है कि मुझे कितनी वैल्यू पास करनी है। सपोज मुझे 0.3 वैल्यू पास करनी है 30%, तो इसका मतलब 0.7% मुझे इसको भी तो उठाना पड़ेगा ना।
अगर पुरानी चीज का मैं 0.3 पास कर रहा हूँ, तो इधर से जो मेरी वैल्यू आ रही थी CT-1, वो हमारी 1 - ये हो जाएगा। मतलब अगर एक क्लास 1 है, एक क्लास 0 है, या एक क्लास 1 - 1 है, तो बिकॉज वी आर वर्किंग विद 10H और यहाँ पे 0 1, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा वो कैलकुलेशन हो जाएगा। बट द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि मुझे एक तरह का ये लॉग लॉस फंक्शन लगाना पड़ा यहाँ पे। लॉग लॉस में भी यही होता था, उसमें भी हम यही करते थे, y इंटू समथिंग एंड 1 - y इंटू समथिंग। ठीक है, तो वही वाला फंक्शन है यहाँ पे, बस उसी का वेरिएशन है। एंड वी हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वो ये हमारा एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एंड पासिंग दिस वैल्यू फॉर द फाइनल वैल्यू ऑफ 80। तो इसको थोड़ा सा क्लियर फॉर्म में देख लेते हैं, आगे लिखा हुआ है इसका क्लियर फॉर्म में। अब यहाँ पे C के बारे में मैंने बताया नहीं, C का जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं C इज माई मेमोरी सेल। ठीक है, कितनी वैल्यू हमने आगे पास करनी है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, एक नीचे एग्जांपल हाईलाइट हुआ है। यहाँ पे GRU क्या करता है, GRU बिकॉज इट इज हैंडलिंग के कितना वैल्यू पास करना है, कितना आगे याद रख के जाना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, सेंटेंस के हिसाब से अगर यहाँ पे कैट है तो यहाँ पे वॉज आएगा, अगर यही चीज कैट्स होता तो यहाँ पे वर आता। ठीक है, द कैट्स विच ऑलरेडी एट वर फुल, या फिर द कैट विच ऑलरेडी एट वॉज फुल। तो एट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, पर कैट या कैट्स होने पे वॉज या वर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना हमने। GRU का एंड LSTM का इन चीजों में फायदा हो जाता है कि हम 4 6 वर्ड आगे का पीछे का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, सो मूविंग हेड, यहाँ पे बॉटम पे 2 रिसर्च पेपर्स भी आ गए हैं कि जिसमें इनकी बात हुई थी GRU की। सो फुल GRU में एक रीसेट वाला भी गेट ऐड हो जाता है, सिर्फ अपडेट गेट नहीं होता, रीसेट वाला भी होता है। उसमें क्या है कि आप जो अपना CT-1 जैसे ये कर रहे हो सिग्मॉइड वाला, सिमिलरली आपको एक ये वाला भी करना पड़ेगा। यहाँ पे बस एक रीसेट ऐड हो गया, चीज़ वही है, इक्वेशन नियरली सेम है। ठीक है, बस यहाँ पे ये आर आ गया, ये भी आर आ गया, वर्सेस ऊपर यू था, यहाँ पे यू था। तो रीसेट वाले का काम है कि हम साथ में उसको लेके चलेंगे हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में, C टिल्डा वाला कैलकुलेशन में। ठीक है, अदरवाइज ये वाला पार्ट नहीं था अगर हम सिर्फ अपडेट गेट को देख रहे थे। अब LSTM की बात कर लेते हैं, और इनको मैं पहले दोनों को इक्वेशंस ऐसे दिखाना चाहूंगा। So GRU में we have seen till now that there is this C tilde T, there is this update gate, there is this reset gate, और आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो जो वायलेट बॉक्स में था वो CT का कैलकुलेशन, एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे आप। एंड आफ्टर दैट यू वुड हैव रिटर्न के चलो 80, नाउ माई जो पास हो रही है वैल्यू 80 इज इक्वल टू CT, जो हमने उसका आउटपुट निकाला। वर्सेस LSTM में यही चीज हमारी यू एंड आर की बजाय 3 गेट आ जाएंगे, अपडेट, फॉरगेट एंड आउटपुट। ठीक है, मैंने बोला था इनपुट, वो इनपुट नहीं था, वो अपडेट था। सो अपडेट गेट, फॉरगेट गेट एंड आउटपुट गेट। ठीक है, दीज आर द 3 गेट्स। सो C टिल्डा T वैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमने बस AT-1 कॉमा XT लिख दिया, एंड WC, ये नियरली सेम इक्वेशन है। एंड देन वी हैव द अपडेट गेट, फॉरगेट एंड आउटपुट। अपडेट का मतलब है कितना अपडेट करना है, इसमें भी सिग्मॉइड लगेगा। फॉरगेट कितना भूलना है, 20 30%, 50%, 100%, जितना भी भूलना है, आप सिग्मॉइड के थ्रू वैल्यू फॉरगेट की भी कैलकुलेट कर लोगे कि पिछला वर्ड याद रखना नहीं रखना उसको, वो वर्ड वाइज फॉरगेट कर देगा। फॉरगेट का मतलब ही ये होता है कितना वैल्यू पास करना है। ठीक है, तो वो एक तरह का फजी वैल्यू पास पास करेगा, वो 100% एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेगा, कुछ परसेंटेज उसका पास कर देगा। एंड आउटपुट वाला सेम है। ठीक है, आउटपुट भी, मतलब ये इक्वेशंस नियरली सेम है तीनों, बस यहाँ पे हमारा जो नोटेशन है UFO का वो चीज़ यहाँ पे लगी हुई है। एंड CT इज माई दिस सेम, वैसे ही हमने यहाँ पे प्रिडिक्शन की है। ठीक है, अ, दोनों में 100% सेम है ये वाली इक्वेशन। एंड देन फाइनली जब आप आउटपुट दे रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट है दैट यू आर डूइंग द एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ गामा आउटपुट गेट with the CT value for calculating the AT.
इन दोनों का अब डायग्राम देख लेते हैं एलएसटीएम का। एलएसटीएम थोड़ा डिटेल में डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे नीचे खोल के भी बनाया हुआ है, चीज़ वही है। मेन हमारा डायग्राम है ऊपर वाला, उसको समझते हैं, ठीक है। नीचे वाला अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम स्टैम्प्स हैं, C0 C1 फिर C2 फिर C3, ये टाइम स्टैम्प है जो पास हो रही है ओवर द टाइम। बट मेन डायग्राम ऊपर वाला है जो समझ में आना जरूरी है। देर आर 3 गेट्स, फॉरगेट गेट, अपडेट गेट एंड दिस आउटपुट गेट। 10H वाला चीज़ कॉमन है, जो GRU में भी था, ठीक है। फॉरगेट गेट में क्या हो रहा है, आप पास कर रहे हो वैल्यू का कितना उसको भूलना है, ठीक है। यहाँ पे भी सिग्मॉइड लगा हुआ है, तो सिग्मॉइड तीनों में है, ठीक है। 10H के अलावा तीनों में सिग्मॉइड है, ये भी सिग्मॉइड है, ये वाला भी सिग्मॉइड है, और ये वाला भी सिग्मॉइड है, तीनों में सिग्मॉइड लगा हुआ है। और इसमें हमारा 10H लगा हुआ है, तो 10H तो लिखा ही हुआ है वैसे तो यहाँ पे। सो डिपेंडिंग ऑन, हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, फॉरगेट के हिसाब से कर दिया, अपडेट के हिसाब से कर दिया, कितना अपडेट करना है, कैसे करना है, ठीक है। और जहां जहां पे मेरा ये स्टार वाला साइन बना हुआ है, दिस इज माय एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लस साइन, ये वाला? हाँ जी, फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लस साइन? सर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन तो हम यहाँ पे कर ही रहे थे ना, ये वाले में, स्टार वाले में। प्लस की बात कर रहा हूँ। प्लस में ये रहा, हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो हम पीछे भी कर रहे थे वही चीज अब यहाँ पे बस विद सिंबल बता दिया गया है। जो हम पीछे वायलेट बॉक्स में फिल कर दिया था कि भाई वो वायलेट बॉक्स है, वो वायलेट बॉक्स एक्चुअली ये प्लस वाला सिंबल था, ठीक है। उधर वायलेट बॉक्स था, वहां पे हमने प्लस किया था इक्वेशन में, वही वायलेट बॉक्स इज नाउ प्लस सिंबल, तो चीज वही है। सो नाउ द इक्वेशंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, द डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू, और यहाँ पे एक चीज ऐसे जा रही है, देर इज दिस लाइन जो ऐसे करके सबको कनेक्ट कर रही है, ठीक है, जो शुरू से लेके एंड तक जा रही है। क्योंकि सबका जो आउटपुट है वो यहाँ पे जाके कैलकुलेट होगा। एंड ओवर द टाइम यहाँ पे भी एक रेड लाइन है नीचे, ये यहाँ से निकली, ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर सेल आउटपुट। हाँ, इसको हम सेल स्टेट बोल देते हैं, कि हमारा जो ओवर द टाइम सेल स्टेट है C0 C1 C2, ठीक है, वो सब। अब यहाँ पे ना इस इक्वेशन में एक छोटा सा और अपडेट है, अगर आप वो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इतना भी काफी है जितना आपको बताया। बट अगर आप यहाँ पे AT-1 XT कॉमा CT-1 भी साथ में लिख दो, तो इसको बोलते हैं हम पीप होल करेक्शन, ठीक है। पीप होल कनेक्शन, नॉट करेक्शन बट कनेक्शन। आप पीप होल कनेक्शन कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तीन चीजें हो जाएंगी दो की बजाय हमारे इक्वेशन के अंदर। तो अगर आप ये तीसरा CT-1 को भी इंक्लूड कर दोगे एज द थर्ड वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, तो वो पीप होल कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी करोगे तो चलेगा, इतना भी काफी है। सो मूविंग अहेड, इसका देखते हैं आगे क्या है। सो नाउ बाई डायरेक्शनल RNN। अभी तक हमने सिंगल डायरेक्शन देखा, हमने RNN देखा। RNN में क्या था, हम कुछ पास कर रहे थे ओवर द टाइम, हमारा आंसर निकल के आ रहा था। GRU में भी सेम था, LSTM में भी सेम था, ठीक है। हम कुछ भी पीछे का नहीं, वापस कनेक्शन नहीं बना रहे, हम उसको मेमोरी के बेसिस पे GRU एंड LSTM में हम मेमोरी के बेसिस पे चीजें याद रख के आगे बढ़ रहे हैं, कि भाई कितना याद रखना है, कितना छोड़ना है। हम मेमोरी के बेसिस पे GRU में और LSTM में काम कर रहे थे। बट अगर हम बाई डायरेक्शनल कर दें कि भाई हम पीछे को भी आए, ठीक है, और पीछे भी हमारी वैल्यू पास करें, तो हम कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। सो गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फ्यूचर, अब सेंटेंस वही है, ही सेड टेडी बियर्स आर ऑन सेल, ही सेड टेडी रूजवेल्ट वाज अ ग्रेट प्रेसिडेंट। अब डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे प्रेसिडेंट है कि सेल की बात हो रही है, ये वाला वर्ड सिलेक्ट होगा, रूजवेल्ट या फिर बियर्स, ठीक है। तो ये चीज हमारी, हम ओवर द टाइम देखेंगे कि हम अगर हमारे पास आगे से कुछ फीडबैक आ रहा है, मुझे पता चल जाए कि मेरा 4 वर्ड के बाद सेल आना है या प्रेसिडेंट आना है, तो वो चीज मुझे डिसाइड करवाएगी दैट हाउ टू डू द प्रिडिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला डायग्राम वैसे मैंने थोड़ा सा कल
दिया था ओवरव्यू, इसमें हम दो चीजें देख रहे हैं। वायलेट वाला जो है बॉक्स, वायलेट बॉक्स इज फॉर द फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। जो ये ब्लू ग्रीन वाला बॉक्स है, ग्रीन वाला बॉक्स इज फॉर द बैकवर्ड प्रोपेगेशन। तो जब ये दोनों इकट्ठे यूज होके हमारी इक्वेशन अपडेट करते हैं, यहाँ पे देखो ऊपर एक वायलेट है इक्वेशन में, एक ग्रीन है इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में कैलकुलेशन के टाइम पे। सो व्हेन वी आर यूजिंग बोथ द वैल्यूज एज द इनपुट इन दैट इक्वेशन, this will become BRNN, bidirectional RNN, and in fact we will be implementing एक शेक्सपियर वाला जो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको, दैट वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग इन द लैब नेक्स्ट वीक। तो उसमें बाय LSTM भी हम रन करेंगे। बाई डायरेक्शनल RNN के बेस पे ही है, LSTM का भी बाई डायरेक्शनल वर्जन होता है। सो LSTM वर्सेस बाय LSTM दोनों इंप्लीमेंट करके देख लेंगे कि किससे प्रिडिक्शन अच्छा आ रहा है हमारा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सम डीप RNNs। डीप RNNs का मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा जल्दी, दैट वी हैव टू हैंडल दिस थिंग। यहाँ पे मेरा जो ये A1 A2 A3, जो ये वाला 1 2 3 है इन स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज माय लेयर नंबर। हिडन लेयर है ये, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3, एंड द एंगल ब्रैकेट इज 0 1 2। दिस इज माय टाइम स्टैम्प। ठीक है, दिस इज माई टाइम स्टैम्प। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें काम करना है, और एक मेरा लेयर है, एक मेरा टाइम स्टैम्प है। फॉर एग्जाम्पल मुझे A23 ये वाला कैलकुलेट करना था। सो दीज टू थिंग्स विल बी हेल्पफुल इन गेटिंग द जॉब डन। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन के लिए एक ये लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, एक बॉटम से ऊपर आ रहा है इनपुट, इन दोनों को यूज करके हम इक्वेशन लिखेंगे। सो फॉर कैलकुलेटिंग A23 वी विल बी यूजिंग दीज टू एज द इनपुट्स, A22 जो इधर से लेफ्ट साइड से आ रहा था, एंड A13 जो ये नीचे से ऊपर आ रहा था। ठीक है, so these two variables will be used, and this is how bidirectional RNN will help us to get the job done। and इसमें deep का यही मतलब है that there are multiple layers, A1 A2 A3। तो आप जितनी layers लगाते चले जाओगे, that will be deep network। ठीक है, coming to the next slide, now let's talk about the word representation। multiple types के words हैं, उसको कैसे represent करना वो देखते हैं। for example यहाँ पे अपने पास डिक्शनरी है, वो कैब गिवन है ARN ऐसे करके पूरा डिक्शनरी है, एंड में अननोन वाले भी बीच में गिवन है। एंड वी वांट टू डू द वन हॉट रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे करके कुछ वर्ड्स हैं, मैन वुमेन किंग क्वीन एप्पल ऑरेंज, एंड ऑल द नंबर्स आर देयर। ये चीज़ पहले डिस्कस हो रखी है कि नंबर के हिसाब से उसका वन हॉट एनकोडिंग वेक्टर में वन आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो ये वाला जो वन है वो 7157 लोकेशन पे है, 4914 वाली लोकेशन पे किंग के लिए आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके वन हॉट एनकोडिंग वेक्टर बन गया सबका। एंड लेट्स से दैट वी हैव ए sentence, I want a glass of orange juice। तो I want a glass of apple and what should be the prediction now। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द वर्ड एम्बेडिंग। अब वर्ड एम्बेडिंग में वी विल बी कैलकुलेटिंग सम प्रोबेबिलिटीज कि कितना वो आपस में उसकी वैल्यू है, कि जेंडर के लिए उसकी वैल्यू क्या है। अब जेंडर है किंग वाला जैसे हो गया ये -0.95, क्वीन प्लस। ठीक है, तो इन ए वे हम -1 को मेल कह रहे हैं, +1 को फीमेल कह रहे हैं। एंड सिमिलरली प्रिडिक्शंस हैं ये सारी, तो रॉयल है, किंग और क्वीन दोनों हैं, एप्पल और ऑरेंज में कुछ भी रॉयल्टी नहीं है। एज 0.7 0.69, इसकी कोई एज खास नहीं है कंपेयर टू दैट। फूड क्या है, ठीक है, ऐसे करके मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी तुम्हारे सामने। यहाँ पे गिवन है कि मैन वुमेन -1 1, रॉयल नंबर कम है, तो ऐसे करके हर तरह का कुछ वैल्यूज आ जाएंगे हमारे सामने, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यूज वी विल बी वर्किंग अराउंड दैट प्रॉब्लम। अब नाउ अगर मैंने बोला आई वांट ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, तो डिपेंडिंग ऑन दिस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फूड है ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ ऊपर जूस का भी होता तो जूस वाली चीज भी हाईलाइट हो जाती, बट बेस्ड ऑन दिस सिमिलैरिटी आई वांट ए ग्लास ऑफ एप्पल जूस ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम अगर एम्बेडिंग का कुछ प्रोबेबिलिटी निकाल के रख लें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू गेट द जॉब डन। एंड देयर इज वन थिंग इन सिलेबस, हमने टीसनी भी पढ़ना है, हमारे पास डिटेल में करना पड़ेगा हमें आगे जाके इन NLP। but tsni is useful for visualizing the data। ठीक है, फॉर विजुलाइजिंग द वर्ड एम्बेडिंग्स
हम ये कर सकते हैं। एंड इन दिस डायग्राम इट इज़ वेरी क्लियर दैट डिस्टेंस बिटवीन किंग एंड क्वीन बड़ा कम है। एक तरह का छोटा सा क्लस्टर बना हुआ है, मैन वुमेन वाला भी है क्लस्टर, डॉग कैट फिश, मतलब ऐसे करके हम अगर विजुलाइज करना चाहें वी कैन यूज टीसनी मेथड टू गेट दिस विजुलाइजेशन डन फॉर द वर्ड एम्बेडिंग्स। नाउ हाउ टू यूज देम, हाउ टू यूज डिफरेंट वर्ड एम्बेडिंग्स। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है। फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग इट फॉर नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। नेम्ड एंटिटी वही है जो एक बार हैरी पॉटर वाला मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, जहां जहां पे नेम है, नाउन है, तो वहां पे हम 1 कर देंगे, बाकी सारे 0 हैं, ठीक है। इज एन ऑरेंज फार्मर, इज एन एप्पल फार्मर, या फिर इज ए ड्यूरियन कल्टीवेटर। तो डिपेंडिंग ऑन हमारा कौन सा सेंटेंस है, डजेंट मैटर, हमें सिर्फ नेम को ही 1 करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि when we are solving this named entity recognition problem, यहाँ पे हमें ऐसे करके 1 1 कर दिया, 0 0 कर दिया, हम ऐसे करके हमारी एम्बेडिंग बना सकते हैं। नाउ लेट्स से दैट वी वांट टू डू सम ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग का मतलब सिंपल है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड CNN। इमेजिन करो कि हम CNN की बात कर रहे हैं सपोज, तो CNN में हमने देखा था दैट देयर वर फ्यू मॉडल्स। मैंने सिर्फ आपको एलिनेट 5 पढ़ाया था, ठीक है, एलिनेट 5 बताया था आपको। ऐसी एलेक्सनेट है, एलेक्सनेट इज वेरी फेमस मॉडल विच केम इन 2012, ठीक है। सिमिलरली गूगल नेट है, और कौन से हैं, VGG नेट है, VGG 16, VGG 19। तो मल्टीपल मॉडल्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारे हैं, डेंस नेट, और एक एक दो और हैं, मतलब जो ज़्यादा फेमस हैं वो वाले बता रहा हूँ अभी के लिए। बट देर आर प्री डिफाइंड मॉडल्स दैट पीपल हैव ऑलरेडी मेड। तो अगर हम अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक लैब में भी बताया था, अभी आपको बताता हूँ। एलेक्सनेट जब आया था, एलेक्सनेट केम फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ 1000 ऑब्जेक्ट्स। एक इमेजनेट नाम का चैलेंज आया था। इमेजनेट चैलेंज केम अराउंड 2010, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने करवाया था। इन दैट देयर वर 1000 ऑब्जेक्ट्स एंड 1 मिलियन इमेजेस। उनको यूज करके एलेक्स नाम का बंदा था, PhD कर रहा था फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। एलेक्स ने क्या किया, एलिनेट से थोड़ी सी मोटिवेशन ली, मतलब उसके साथ का मिलता जुलता कुछ चीजें अपडेट करके CNN का बना दिया अपना खुद का, ठीक है। उसमें उसने 7 लेयर्स लगाई टोटल, और अच्छा खासा काम कर गया। एंड इन दिस इमेजनेट चैलेंज उसने काफी अच्छी एक्यूरेसी लेके आया। 2011 में देयर वाज बेस्ट एक्यूरेसी ऑफ 74%, वर्ल्ड रिकॉर्ड था। एंड इन 2012 जब एलेक्सनेट ने काम दिखाया अपना, एलेक्स ने अपना काम प्रेजेंट किया, इट वाज अराउंड 85% एक्यूरेसी। तो 10-11% का जंप मिला था, काफी बड़ा जंप था। 15% का जंप था कंपेयर टू 74 का 15% कर लोगे तो 10-11 आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है कि मतलब काफी बड़ी जंप आई थी, एंड फ्रॉम देयर दिस कंसेप्ट ऑफ डीप लर्निंग स्टार्टेड। अब वैसे वाले जो बने बने मॉडल्स हैं जो 1000 क्लासेस पे या 10,000 क्लासेस पे या 1 मिलियन क्लासेस पे ट्रेन हो रखे हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू ट्रेन इट फॉर योर ओन बेनिफिट। आपका कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें सपोज यू वांट टू डू फेस रिकॉग्निशन फॉर 100 पीपल, ठीक है। तो जो चीज़ 1000 ऑब्जेक्ट्स पे बना हुआ है पहले से, अगर आप उसके कुछ फीचर्स उठा लो, आप एंडिंग का कुछ चेंज कर दो, एक स्टार्टिंग इनपुट उसका चेंज कर दो, बट बीच के जो लो एंड मीडियम फीचर्स थे, अगर उनको आप एज इट इज यूज कर दो, आखिरी का आउटपुट चेंज कर दो, इनपुट चेंज कर दो, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग का मतलब यही है दैट यू आर ट्रांसफरिंग द नॉलेज ऑफ द प्रीवियस ट्रेन्ड मॉडल फॉर योर ओन बेनिफिट, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सो ट्रांसफर लर्निंग का बेसिक आइडिया यही है कि आप बनी बनाई चीज को यूज कर रहे हो, ठीक है। सबसे आसान तो यही एक एक्सप्लेनेशन है। सो लर्न वर्ड एम्बेडिंग्स फ्रॉम लार्ज टेक्स्ट कॉर्पस। सपोज अपने पास बहुत बड़ा कॉर्पस है 100 बिलियन वर्ड्स का, और डाउनलोड द प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग ऑनलाइन। तो प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग ऑनलाइन का मतलब यही है कि आप बना बनाया कुछ नेट से उठा लो, एम्बेडिंग ट्रेंड हो बस। अब क्या होता है, जैसे हमारे पास हमारा मॉडल ट्रेन होता है ना, वैसे ही अगर हम NLP में बात करें, जो हमारा टेक्स्ट मॉडल ट्रेन होता है, उसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग। हमारी एम्बेडिंग्स होती हैं, ये एम्बेडिंग का मतलब है डीप फीचर्स,
ठीक है, जो हमने जैसे पीछे देखा एम्बेडिंग में प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, हर वर्ड की हम प्रोबेबिलिटी निकालते जा रहे थे और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे डिसीजन ले रहे थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहे थे। तो वैसा सा एम्बेडिंग हमारे पास आ जाएगा, पूरे सेंटेंस को एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट करा होगा ओवर द टाइम। तो वैसे वाला हम बड़े से डेटा सेट का प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग डाउनलोड कर लेंगे, उसी एम्बेडिंग को हम ट्रांसफर कर देंगे फॉर ए स्मॉलर ट्रेनिंग सेट। ट्रांसफर लर्निंग का बेसिक सा रूल है दैट योर करंट मॉडल जिसके ऊपर आप लेके आ रहे हो उसको, उसका डेटा छोटा होना चाहिए कंपेयर टू द ओरिजिनल। ठीक है, तो ओरिजिनली हमारे पास अगर 100 बिलियन का या 1 बिलियन का सेट था, हम ट्रांसफर लर्निंग करके छोटे डेटा सेट पे काम करेंगे। ठीक है, अगर वो 100 था तो ये 2 है या 10 है, तो हमारा ये काम चल जाएगा। ऑप्शनल क्या है, कंटिन्यू टू फाइन ट्यून द वर्ड एम्बेडिंग्स विद न्यू डाटा। तो आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांसफर लर्निंग के अंदर सपोज आपने मॉडल उठा लिया, उसके आपने इनिशियली टोटल सपोज 10 लेयर थे, आपने आखिरी के 2 चेंज करे, इनपुट चेंज किया। हो सकता है कि आप इन लेयर्स में भी कुछ चेंजेस करके फाइन ट्यूनिंग करना चाहो, तो इस लेवल पे आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं फाइन ट्यूनिंग का, बीच वाले मीडियम लेवल पे आप फाइन ट्यूनिंग करके अपना रिजल्ट अपडेट कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसा कुछ आप वर्ड एम्बेडिंग्स में कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू द ट्रांसफर लर्निंग। एंड यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन में भी ये चीज़ बड़ी कॉमन है, यू कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसे एम्बेडिंग बनानी है, आपके पास डेटा सेट गिवन है, आप मल्टीपल लोगों की इमेज उठा लो, कन्वोल्यूशन करो, उसको कन्वर्ट करके 128 डिमेंशन में सपोज ले आए, या जितना भी है 128 ही लगा लो ये वाला भी, तो उनको यूज़ करके आप कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कुछ फेस अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हो, तो उसमें भी ट्रांसफर लर्निंग ऐसे लग सकती है कि आप बने बने मॉडल उठाओ, एलेक्सनेट का लगाओ और मल्टीपल इमेजेस को एलेक्सनेट के थ्रू पास करवा के अपना काम करवा सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ड एम्बेडिंग्स। um, so we have only 3-4 minutes left. Still I will cover 1 or 2 more slides. So analogies क्या है, analogies में we have this नंबर्स गिवन, हमारे पास एम्बेडिंग्स गिवन है, उनके हम हमारे पास नंबर्स गिवन है 0.9395 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स आ गए। सो अगर मैन इज टू मैन इज टू वुमेन, किंग इज टू क्वीन, ठीक है, ऐसे करके अगर हमने कुछ प्रिडिक्शन करनी है, सो एम्बेडिंग ऑफ मैन वर्सेस एम्बेडिंग ऑफ वुमेन अगर हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ऐसा कुछ फैक्टर आएगा, हमारा एम्बेडिंग आएगी ये वाली। सिमिलरली अगर हम एम्बेडिंग ऑफ किंग माइनस एम्बेडिंग ऑफ क्वीन करेंगे तो हमारा सिमिलर वैसा कुछ आएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई मैन इज टू वुमेन इज किंग इज टू क्वीन। सिमिलरली हमने एम्बेडिंग के बेसिस पे कर दिया। एंड अगर आप कुछ और करना चाहो तो आप इसको टीसनी के थ्रू भी कर सकते हो। टीसनी विजुलेशन मेथड के थ्रू आप क्या करोगे, मैन और वुमेन का डिस्टेंस बराबर है, किंग और क्वीन का भी बराबर है। ठीक है, तो दिस थिंग कैन बी विजुलाइज्ड आल्सो टीसनी के थ्रू, सो दिस कैन बी डन। एंड दिस इज सिमिलैरिटी, सो फाइंड द वर्ड। अगर आपने वर्ड ढूंढना है तो आप क्या करोगे, आर्ग मैक्स सिमिलैरिटी ऑफ एम्बेडिंग ऑफ दैट वर्ड कॉमा ई ऑफ किंग माइनस ई ऑफ मैन प्लस ई ऑफ वुमेन, तो ये सब आप करके देख सकते हो। एंड आप विजुलाइज करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, मतलब ये वही चीज करी हुई है यहाँ पे, मैन वुमेन किंग और क्वीन वाला यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, सो सिमिलैरिटी अगर आपने निकालनी है, दिस इज कोसाइन सिमिलैरिटी, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, एंड cosine similarity का formula is this, u transpose v upon this u2 and v2 स्क्वायर करना होता है एक्चुअली, तो वैल्यूज को स्क्वायर करो, ऊपर ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका सिमिलैरिटी वैल्यू आ जाएगा। एंड मैन इज टू वुमेन, बॉय इज टू गर्ल, ओटावा इज टू कनाडा, नैरोबी इज टू कीनिया, बिग बिगर, टॉल टॉलर, ये इन जापान, ऐसे करके बड़े सारे सिमिलैरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम एम्बेडिंग मैट्रिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. So that's it. I'm ending the session. Thank you.